दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ भारतीय संविधान में अगले लेक्चर सीरीज को लेकर के। ध्यान रखिएगा आज हमारा 175वां लेक्चर है। इसी क्रम में हम लोगों ने 150 लेक्चर में दोस्तों हिस्ट्री विषय पर चर्चा किया था, जिसमें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न विषय पर विस्तार से क्लास लिया गया। आप समझ सकते हैं कि किसी इंसान ने 150 लेक्चर में आपको पढ़ाया तो क्या पढ़ाया होगा। ठीक है, बहुत शानदार सीरीज रही है। और आज की क्लास में दोस्तों हम बातचीत करने वाले हैं भारतीय संविधान से जुड़े अपने 175वें लेक्चर के बारे में, यानी ये 25वां लेक्चर है। ठीक है, आज का अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप कवर पर कर पाएंगे 5221 से लेकर के 5250 तक के सवाल, यानी 5000 से अधिक सवालों पर हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है अब तक। ठीक है, तो दोस्तों आज की टॉपिक क्या है कि प्रधान की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उनके कार्यकाल से संबंधित किस किस तरह के सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ सवाल स्क्रीन पर भी मैंने रखे हैं हर बार की तरह आज भी। ठीक है, जैसे सवाल आता है कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री होता है। इसी तरह से लिखा है कि मंत्री परिषद और सामूहिक जिम्मेदारी किस देश की देन है। ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया दोस्तों, ये किस देश से लिया गया। जिस तरह से अगर मूल अधिकारों की बात करते हैं अमेरिका से लिया गया, संसद जो है ब्रिटेन की देन है, उसी तरह से ये मंत्री परिषद किस देश से लिया गया, कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है, ये सवाल है। भारत में प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है, ठीक है, या फिर प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। इस तरह के शानदार सवालों पर आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जो हमारा शानदार और सुपर सेलिंग बैच चल रहा है दोस्तों, आप विश्वास कीजिए जबरदस्त रिस्पांस आ रहा है दोस्तों बच्चों का। मतलब बच्चे इतना पसंद कर रहे हैं इस मॉडर्न हिस्ट्री के बैच को कि क्या ही कहना। ठीक है, एक मौका दीजिए, जुड़िए। मैं बार बार आपसे कहता हूं, सिर्फ एक मौका मांग रहा हूं, उसके बाद दोस्तों आप ऑटोमेटिक विश्वास करने लगोगे और जिस तरह से हिस्ट्री उसी तरह से ज्योग्राफी और पॉलिटी की सीरीज भी आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों पॉलिटी का भी नया बैच है, ये आप सभी के समक्ष आ रहा है। ठीक है, और यहां पर यूपी स्पेशल का बैच है, साथ ही साथ दोस्तों हिंदी का जो बैच है दोस्तों, ये हमारा सुपर सेलिंग बैच और मॉडर्न हिस्ट्री का बैच। ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया, बहुत शानदार बैच है, आप भी ज्वाइन कर लो, बस इतना कहना चाहूंगा। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सीधे आते हैं सवालों पर और पढ़ते हैं कि क्या कुछ सवाल आज की क्लास में हमें पढ़ना और सीखना है। ध्यान दीजिएगा, आज हमारा 175वां लेक्चर है, 5221 से लेकर के 5250 तक के सवालों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आसान सवाल है, लिख रहा है संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो याद रखिएगा वास्तविक प्रमुख ये किसे माना जाता है, प्रधानमंत्री को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों, प्रधानमंत्री को क्या माना जाता है दोस्तों, वास्तविक प्रधान माना जाता है। और अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो एक तरह से भारत में राष्ट्रपति पद जो है ये नाम मात्र का पद है। बहुत नाम मात्र का तो नहीं कर सकते, क्योंकि भारत जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां करता है वो उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। जो कुलपतियों की नियुक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। इस तरह से राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, तो राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करता है। इसलिए उनको हम नाम मात्र तो नहीं कर सकते, लेकिन कार्यपालिका का प्रधान कभी भी आपसे पूछे तो क्लियर कट आप जवाब दीजिएगा कि प्रधानमंत्री ही इसका उत्तर होगा। और इसी तरह से अलग अलग सवाल आता है, जैसे सवाल दे दे परीक्षा में कि भारत में संसद तथा कार्यपालिका दोनों पर किसका नियंत्रण है, कौन नियंत्रण करता है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, संसद और कार्यपालिका, तो संसद बोलते ही दोस्तों यहां पर किसकी बात आ जाती है, यहां बात आ जाती है लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, क्योंकि संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और साथ ही साथ दोस्तों राष्ट्रपति के मिलने से होती है। ठीक है, याद रखिएगा तीन लोग मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। फिलहाल संसद और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण कौन करता है, तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक है, कौन करता दोस्तों, ये प्रधानमंत्री ही दोनों पे नियंत्रण करते हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि शुरू में हमने पढ़ लिया था कि कार्यपालिका का प्रधान तो होता ही होता है, प्लस संसद में लोकसभा का जो बहुमत दल होता है उसका जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री चुना जाता है। इसलिए दोस्तों वहां भी उसका क्या होता है, पकड़ होता है, उसका नियंत्रण होता है। ठीक है, लिख रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ये दोस्तों किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, हम जानते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में होती है, ये तो ठीक है, लेकिन किस अनुच्छेद में बताया गया। तो अगर अनुच्छेद आपसे पूछे तो जवाब क्या देंगे दोस्तों, अनुच्छेद 73 में। कहां पर दोस्तों, अनुच्छेद 73 में बताया गया किसके बारे में, कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताया गया है। यह भी सवाल याद रखिएगा। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद 73 में चर्चा किया गया। ठीक है,
इसी तरह से और क्या सवाल आता है, देखिए मेरी क्लास में आने के बाद यही है ना, हम हर एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं ताकि कहीं कुछ छूटने ना पाए। और चैप्टर तो आप लोग वैसे भी किताबों से पढ़ लेते हैं या अपने नोट्स से पढ़ लेते हैं दोस्तों। जरूरी यह है कि उस चैप्टर से सवाल क्या बनते हैं। जब हम सवालों को करना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमें चैप्टर पर अपना कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, सवाल सुनेगा, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है। किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? ठीक है, याद रखेंगे जो मंत्रिपरिषद है ना, ये किसको किसको सलाह देता है? ये मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री को भी सलाह देता है और राष्ट्रपति को भी। वही लिख रहा है कि किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। तो याद रखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 74 के बारे में। किसके बारे में? अनुच्छेद 74 यानी 74 जो आर्टिकल है उसमें दोस्तों बताया गया कि मंत्रिपरिषद सलाह देगी, मंत्रिपरिषद सहायता करेगी किसके कार्यों में? राष्ट्रपति के कार्यों में भी और प्रधानमंत्री के कार्यों में भी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। हालांकि एक बात याद रखेगा, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और प्रधानमंत्री के साथ साथ दोस्तों अलग अलग मंत्री पद के लिए दोस्तों जो नियुक्ति होता है वो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा है, किस अनुच्छेद में निहित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर? आप देखते होंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर ही दोस्तों दूसरे जो मंत्री हैं वो बनाए जाते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों बताया गया है अनुच्छेद 75 में। ठीक है, अनुच्छेद 75 का जो सब आर्टिकल 1 है वहां पर दोस्तों बताया गया इसके बारे में कि राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। बार बार ये सवाल आता है और बहुत सारे बच्चे इस सवाल का गलत जवाब देते हैं। ठीक है, सवाल सीधा पूछ देता है तो लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। हम प्रधानमंत्री का चुनाव थोड़े करते हैं, हम तो चुनाव किसका करते हैं? हम लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और लोकसभा सदस्यों की जो संख्या होती है उसमें जो बहुमत दल होता है जिसका, ठीक है, उसको उस सदस्यों के द्वारा उसमें से किसी एक को दोस्तों चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो ये रहता है। आगे लिख रहा है, किस अनुच्छेद में निहित है कि मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे? तो ये दोस्तों बताया गया है अनुच्छेद 75(2) में। कहां बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 75(2) में। 75(1) में हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये एक लाइन की बात पढ़ा कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये 75(1) की बात है। 75(2) में क्या कहा गया कि जो दूसरे मंत्री होते दोस्तों उनको भी नियुक्ति कौन करता? तो वो प्रसाद पर्यंत रहते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और ये 75(2) में कहा गया। आगे बढ़िए, लिख रहा है, किस अनुच्छेद में निहित है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? देखिए, ये लोकसभा के प्रति क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है वही दोस्तों क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। ऐसा नहीं कि राज्यसभा के मेंबर प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं मनमोहन सिंह जी की, ठीक है, अगर मैं बात करूं मनमोहन, अब यहां थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। ठीक है, अगर हम बात करें मनमोहन सिंह जी की तो मनमोहन जी जो थे ये राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, ये राज्यसभा सदस्य थे और आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों ये असम राज्यसभा सीट से दोस्तों ये आए हुए थे और तब इनको प्रधानमंत्री चुना गया था। तो मुद्दा ये नहीं कि लोकसभा का जो मेंबर होगा वही प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो संसद के किसी भी सदन का मेंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर ऐसा था, ये जो सवाल करा है थोड़ा सा अलग है। फिर से सवाल को समझिए, सवाल ना बड़ा टेक्निकल होता है, ध्यान नहीं देंगे तो पूछेगा कुछ और, आप समझेंगे कुछ और उत्तर होगा कुछ और। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लिख रहा है, किस अनुच्छेद में निहित है कि मंत्रिपरिषद, यहां प्रधानमंत्री की कोई बात ही नहीं है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी, यह बात कहा जा रहा दोस्तों, और ये बताया गया है अनुच्छेद 75(3) में। कहां बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 75(3) में बताया गया कि जो मंत्रिपरिषद है वो उत्तरदायी मानी जाएगी किसके प्रति? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी मानी जाएगी। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने का मतलब है जनता के प्रति उत्तरदायी। लोकसभा किसके लिए है? जनता के लिए तो है। उसमें जनता द्वारा चुने गए लोग जाते हैं, वहां बैठते हैं और जनता की बात करते हैं। ठीक है, जनता की जो समस्याएं हैं वो वहां पर वो प्रेजेंट करते हैं। इसलिए दोस्तों इसे लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं या इसे
जनता का सदन भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना, इसका तात्पर्य है कि जनता के प्रति उत्तरदायी होना। भाई जब जनता ने किसी को चुनकर भेजा तो आप उत्तरदायी उसी के प्रति रहेंगे, ये सिंपल सी बात है। अगला सवाल लिख रहा है, मंत्रिपरिषद और सामूहिक जिम्मेदारी ये किस देश की देन है दोस्तों? तो ये इंग्लैंड या फिर आप यहां ब्रिटेन कर सकते हैं, चाहे ब्रिटेन परीक्षा में देगा चाहे इंग्लैंड देगा। तो याद रखेगा, जिस तरह से जो हमारे यहां संसदीय व्यवस्था है, आपसे सवाल आता है कि संसदीय व्यवस्था ये किस देश की देन है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? संसदीय व्यवस्था भी ब्रिटेन की देन है। किसकी देन है? ब्रिटेन की देन है। उसी तरह से हो गया। और ये सामूहिक जिम्मेदारी जो आ रहा है दोस्तों, ये किसकी देन है? ये भी मंत्रिपरिषद की देन है, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। लिख रहा, किस अनुच्छेद में निहित है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा? देखिए, मैं इसको पहले अपने भाषा में बताता हूं। होता है क्या कई बार कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, मान लीजिए मोदी जी को कोई चेहरा पसंद आ गया और वो ना तो लोकसभा का मेंबर है ना ही राज्यसभा का मेंबर है, और मोदी जी ने उन्हें क्या कर दिया, डायरेक्ट क्या कर दिया, मंत्री बना दिया। तो भैया ऐसे कोई मंत्री नहीं बन सकता। एक कंडीशन वहां पर है कि मंत्री अगर किसी को भी बना दिया गया है तो 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना होगा, ये आवश्यक है। मतलब एक चुनाव कराकर उसे किसी भी तरह से मेंबर बनाया जाएगा, चाहे जैसे ये 6 महीना का मैक्सिमम टाइम होता है। अगर नहीं बनाया गया तो उसकी अवधि स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों यही पूछ रहा है कि इसके बारे में कहां बताया गया है? तो याद रखेंगे, यह अनुच्छेद 75(5) में बताया गया। कहां पर? अनुच्छेद 75(5) में ही बात बताई गई है। मेरी बात समझ में आ गई ना? अच्छे से समझ रहे हो ना? बढ़िया से एक एक चीजें क्लियर करना। देखो, मेरे साथ अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया ना, फिर आप जाके कोई भी किताब ले लो, वहां से क्वेश्चन हल करो, कुछ भी रुकने वाला नहीं है, कुछ नहीं रुकेगा। आप परेशान नहीं होना, आप एक बार हल करके देखो, आपको खुद ही लगेगा कि यार नितिन सर ने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है जो हमारी नजरों से ओझल लगेगा। क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो हमेशा हमारा प्रयास ही रहता है कि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, ठीक है। और अगर क्वेश्चन छूट गया तो डिस्क्रिप्शन में उसे शामिल कर लिया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है, संसद की सदस्यता प्राप्त किए बिना कितने माह तक प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति की जा सकती है? हम कह रहे हैं चाहे प्रधानमंत्री की बात करें चाहे मंत्री की बात करें, आप प्रधानमंत्री छोड़ करके हम मंत्री की बात भी कर लीजिए ना, ये दोनों ही कंडीशन में दोस्तों याद रखेगा, जो समय है यहां पर वो 6 माह का समय है, ठीक है। चाहे कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना गया है चाहे मंत्री चुना गया है, 6 महीने का समय है। 6 महीने के अंदर अगर मेंबर बन गया तब तो ठीक है, नहीं तो उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा है, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता? बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, पद और गोपनीयता की शपथ। अगर हम यहां प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति कर देना, राष्ट्रपति कर दें, तो दोस्तों राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाता? दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ, इनके शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 में बताया गया, ठीक है। और शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं दोस्तों, वो इन्हें शपथ दिलाते हैं, याद रखेंगे। मैं राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं। उसी तरह से अगर प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। क्यों राष्ट्रपति सर क्यों दिलाता है? क्योंकि राष्ट्रपति क्या करता है, याद रखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये किसके द्वारा किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस सवाल को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है। बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं ना, वो सोच भी नहीं पाते, उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री बड़ा पावरफुल पोस्ट है और उसको कौन अपॉइंट करेगा, ठीक है। गलत। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए, प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि प्रधानमंत्री जो होना चाहिए उसके पास कम से कम लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो एज है ना, वो है दोस्तों 25 वर्ष। कितना है दोस्तों? राज्यसभा के लिए एज 30 वर्ष है, लेकिन लोकसभा के केस में ये एज कितना है दोस्तों? 25 साल है। तो कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो दोस्तों उसकी एज कितनी रहनी चाहिए? कम से कम 25 साल। अच्छा, अगर आपसे सवाल पूछ दे कि अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, ठीक है, उन सभी प्रधानमंत्री में सबसे कम एज के प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपके पास भी दोस्तों ऐसा मन में आ रहा होगा सवाल कि सबसे कम एज के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, राजीव गांधी। कौन थे दोस्तों?
राजीव गांधी सबसे कम एज के प्रधानमंत्री थे उस समय, जब जिस समय ये चुनाव हुआ था इनका प्रधानमंत्री पद के लिए, उस समय उनकी एज 40 साल थी। आज तक कोई 40 साल से कम उम्र का व्यक्ति कभी प्रधानमंत्री नहीं बना है। मैं आपकी जानता हूं हालत। अब आपके मन में एक दूसरा सवाल खड़ा हो रहा है कि सर सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बना, सर वो भी बता देते तो बड़ा अच्छा हो जाता। ठीक है, बताऊंगा। ठीक है, क्या है ना कि आप मेरी क्लास में हैं तो आपके मन में जितने भी डाउट खड़े होते हैं, ठीक है, मुझे भी समझ में आ जाता तो मैं उसे भी बताता हूं। सुनिए, याद रखेंगे, अगर हम यहां पे बात करें मोरारजी देसाई का, ठीक है, मोरारजी देसाई की बात करें तो मोरारजी देसाई दोस्तों ये 81 वर्ष की अवस्था में दोस्तों इन्हें प्रधानमंत्री चुना गया था। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। क्या थे दोस्तों? पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ठीक है, पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे। याद रखेंगे इनका नाम क्या है? मोरारजी देसाई। ठीक है, तो दोस्तों इसे भी याद रखेंगे। तो यही आपको समझना, इसी तरह से सवाल बनते भी हैं परीक्षा में। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप जब किताबों को उठाएंगे, इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे, तब ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि हाँ, नितिन सर ने कहा था कि इसी तरह के सवाल बनते हैं और आप समझ पाएंगे। देखिए, आप ये सीरीज ज्वाइन कर लो। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ये सीरीज को ज्वाइन करने से फायदा है ना कि इसी सीरीज में हम ज्योग्राफी भी कवर कराएंगे, हम जो है साइंस भी कवर कराएंगे, तो सब हम पढ़ेंगे। जिस तरह से हमने पूरा इतिहास कवर करा दिया ना 150 लेक्चर में, 150 लेक्चर में कहीं इतिहास पढ़ाया नहीं जाता, आपकी कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया गया होगा। चाहे आपने ऑनलाइन पढ़ा हो, चाहे आपने ऑफलाइन पढ़ा हो, चाहे लार्जेस्ट कोचिंग में पढ़ा हो, चाहे बिगेस्ट कोचिंग में पढ़ा हो, चाहे भारत की नंबर 1 कोचिंग में पढ़ा हो, कहीं नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, सत्य आप भी जानते हैं, सत्य हम भी जानते हैं। अंतर इतना है, हम ज्यादा बहबाई नहीं करते हैं, हम शांति से अपना काम करते हैं। ठीक है, ज्यादा झूठ बोलने की आदत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे सवाल दे रहा दोस्तों, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में। अब देखिए शब्द यहां खाली खेल रहा आपके साथ। कभी लिख देगा जानकारी, कभी लिख देगा परामर्श, कभी लिख देगा सलाह। भाई कुछ भी लिख सकता है ना, आप समझो। आज लिख दिया जानकारी, ठीक है, आज लिख दिया जानकारी, कल लिख दिया परामर्श, ठीक है, क्या लिख दिया? परामर्श। परसों लिख दिया सलाह। ठीक है, आपको घबराना है क्या? एक ही बात है भाई, सब एक ही बात है। लिख रहा है राष्ट्रपति को सलाह देना, परामर्श देना, जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ये किस अनुच्छेद में निहित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये बताया गया अनुच्छेद 78 में। कहां बताएगा दोस्तों? अनुच्छेद 78 में। एक हमने पढ़ा था दोस्तों अनुच्छेद 75। क्या पढ़ा था दोस्तों? 75। इसमें पढ़ा था कि मंत्री परिषद क्या करेगा दोस्तों? सलाह देगा। ठीक है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कि मंत्री परिषद जो होता है ये राष्ट्रपति को भी सलाह देता है, राष्ट्रपति को भी सलाह देता है, और ये प्रधानमंत्री को भी सलाह देता है। दोनों को सलाह देने का काम करता है। ये अनुच्छेद 75 में पढ़ा था। यहां मंत्री परिषद के बारे में तो पूछा नहीं, यहां पूछा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के संबंध में प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है वो किस अनुच्छेद में? ठीक है, तो वो अनुच्छेद 78 में दिया गया, इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल, प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता? याद रखेंगे, प्रधानमंत्री किसी प्रक्रिया से नहीं बनते। प्रक्रिया जो होती है दोस्तों वो लोकसभा के लिए होती है। ठीक है, लोकसभा या फिर दोस्तों राज्यसभा सदस्य के लिए प्रक्रिया होती है। ठीक है, हमने कभी प्रधानमंत्री के लिए प्रक्रिया, आपने कभी प्रधानमंत्री का चुनाव खुद से किया क्या? नहीं। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री की तो नियुक्ति होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। यहां हम किसी प्रक्रिया की बात नहीं करते। भाई एग्जामिनर तक का तो काम है ना कि आपको फंसाए, आपको प्रश्न में उलझा ले। हमें उलझना नहीं है, हमें पढ़ना है। आगे, संसदीय प्रणाली की सरकार में किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? अच्छा, जिसमें दोस्तों क्या हो? जिसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, जिसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, उसे दोस्तों हम क्या चुन सकते हैं? उसे हम प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। ठीक है, एज होना चाहिए 25 साल एज होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो, भारत का नागरिक हो, ये सब कंडीशन है, और दिवालिया ना हो दोस्तों, तो दोस्तों उसे प्रधानमंत्री चुना जा सकता है। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा उसमें कहानी नहीं है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय की किताबें लॉन्च की गई हैं। ठीक है, मैं इतना केवल कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे, इतना कहना चाहूंगा, एक मौका दीजिए, हमारी किताबों को पढ़िए,
और जो किताबें होती है ना उनसे बहुत अंतर आपको मिलेगा। ठीक है, आपको विश्वास होगा कि नहीं बड़े इत्मीनान से किताबें लिखी गई हैं, एक एक पॉइंट जो लिखे गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूं बस एक मौके की जरूरत है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ये किताबें ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह अवेलेबल है। अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मीशो है, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप हमारी साइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कॉल करिए किसी भी काम के लिए। ठीक है, पीडीएफ नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, वीडियो नहीं पता है, प्लेलिस्ट के बारे में जानकारी नहीं है, कोर्सेज के बारे में जानकारी नहीं है, इस नंबर पे कॉल कीजिए। नहीं कॉल लग रहा है, एक मैसेज डाल के छोड़ दीजिए कि हमारा ये इशू है, हमें कॉल किया जाए, हमारी टीम आपको खुद कॉल कर लेगी। ठीक है, तो घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे लिख रहा दोस्तों, किस सदन का विश्वास रहने तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है। अच्छा एक बात बताओ, मतलब इसके पास जो योग्यता होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने की, वो कैसे होना चाहिए? हमने पढ़ा लोकसभा सदस्य बनने की अगर योग्यता है वह प्रधानमंत्री बन सकता है। तो जो लोकसभा में जो बहुमत दल होता है उसी का नेता तो प्रधानमंत्री चुना जाता है कि नहीं? तो याद रखेंगे, यानी ये किस सदन की बात कर रहा है? तो याद रखेंगे यहां लोकसभा सदन की बात हो रही है। ठीक है, लोकसभा की। लोकसभा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हम निम्न सदन भी कहते हैं। तो कल को परीक्षा में लोकसभा ना दे दे, क्या दे दे दोस्तों? निम्न सदन दे दे। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। इसी को इंग्लिश में दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता था बहुत पहले। ठीक है, क्या कहा जाता था? हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए, ये अंग्रेजों की टाइम की बात है। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? क्या लिख रहा है दोस्तों? पढ़िए, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री दोस्तों कौन रहे? तो याद रखिएगा, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ज्यादातर बच्चे दोस्तों यही जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अच्छा कितने कार्यकाल के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री थे? क्या आपको पता है कितने कार्यकाल के लिए वो प्रधानमंत्री थे? आपको पता है जवाहरलाल नेहरू 4 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने गए थे। कितने कार्यकाल के लिए? 4। उनका जो पहला कार्यकाल था ये 1947 में शुरू होता है और 1952 तक चलता है, क्योंकि देश हमारा कब आजाद हुआ? 15 अगस्त को ना। तो दोस्तों उसी समय प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। ये उनका पहला कार्यकाल था। उनका जो दूसरा कार्यकाल होता है वो 1952 से शुरू होता है और 1957 तक चलता है। ये उनका दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, जो तीसरा कार्यकाल रहता है दोस्तों वो 1957 से शुरू होता है और 57 से लेकर कहां चलता है दोस्तों? 62 तक चलता है। ये उनका तीसरा कार्यकाल रहता है। जो उनका चौथा कार्यकाल था वो 1962 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है दोस्तों? 62 से स्टार्ट होकर के इंडो पाकिस्तान वार जब होता है उसके पहले तक दोस्तों आता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध ये लाल बहादुर शास्त्री के समय में हुआ था। फिलहाल ये उनका चौथा कार्यकाल है। ठीक है, तो 4 कार्यकाल है, ये आप याद रखेंगे। एक सवाल दोस्तों मैं आपको यहां ये बताना चाहता हूं, इन 4 का ज्यादातर बच्चे ही जानते हैं कि 2 कार्यकाल, भाई 2 नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जी का 4 कार्यकाल था। यही तो आपको पढ़ना है। ठीक है, यही आपको पढ़ना है। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि कब से कब एकदम सीक्वेंस में है। कई सारे बच्चे सोचते हैं रटना पड़ेगा, रटो मत भाई। 47 में देश आजाद हुआ, कौन नहीं जानता? अब आजाद हुआ तो 5 साल जोड़ो, 47 में 5 जोड़ोगे 52, 52 में 5 जोड़ोगे 57, 57 में 5 जोड़ोगे 62, 62 में 5 जोड़ोगे। जोड़ने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बीच में क्या हो जाता है? इनका देहांत हो जाता है। 1964 में इनका देहांत हो जाता है। तो इसके बाद दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री आते हैं, लेकिन देहांत होने के बाद तुरंत तो नया चुनाव हो नहीं जाएगा, पहले किसी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो याद रखेंगे यहां पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो याद रखेंगे यहां पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री अब किसे चुना गया? तो याद रखेंगे गुलजारी लाल नंदा को। ठीक है, किसे? गुलजारी लाल नंदा को दोस्तों यहां कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना जाता है। फिर दोबारा चुनाव होता है तो लाल बहादुर शास्त्री जी यहां पीएम चुने जाते हैं। ठीक है, खैर ये तो अलग बात हो गया, तो इसको याद रखेगा। और यहां पर दोस्तों याद रखेगा, अगर इनके समय की बात कर दे तो याद रखेगा ये 16 साल के लिए प्रधानमंत्री थे। कितने साल के लिए? इनका जो समय रहा है 16 साल का समय रहा है, ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या दे रहा है। अगला लिख रहा है कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो याद रखिएगा वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। गैर कांग्रेसी कहने का मतलब क्या दोस्तों? क्या होता था, शुरुआत में कांग्रेस का बड़ा दबदबा था, इसलिए दोस्तों कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री चुने गए। तो याद रखिएगा यहां गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई जी का चुनाव किया गया। मोरारजी देसाई का दोस्तों चुनाव किया गया था। ये दोस्तों क्या थे? इन्होंने सबसे पहले त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, और समय क्या था दोस्तों इनका? तो 1977 से लेकर के 79 तक दोस्तों इनका समय रहता है। ये समय भी आप याद रखेंगे। ठीक है, एक एक लाइन का सवाल यहां आता है। अगर सवाल ये भी पूछता है कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे,
या पहले ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। ठीक है, नेहरू जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका पद पर रहते हुए देहांत हो गया था। ठीक है भाई, चौथी बार वो प्रधानमंत्री चुने गए थे, लेकिन अचानक से क्या हो गया, उनका देहांत हो गया, और ये आप याद रखेंगे। लिख रहा भारत में कौन से प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए? कितने ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद पर रहते हुए दोस्तों मृत्यु को प्राप्त हुए? तो नंबर 1 पर याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इनका देहांत कब हुआ दोस्तों? इनका देहांत हुआ था 1964 में। दूसरे नंबर पे कौन थे दोस्तों? दूसरे नंबर पे थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, ये दूसरे नंबर पे थे। ठीक है, ये दोस्तों गए थे ताशकंद और वहीं पर दोस्तों इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, तो 65 में देखिए, इनका 65 में चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन मृत्यु कब हुई थी? 66 में। ठीक है, तो मैं जो 65 लिखने की जरूरत तो है नहीं, सीधे 66 ही लिख देता हूं। ठीक है, 65 में चुनाव हुआ था, 66 में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और तीसरे नंबर पे दोस्तों कौन थे? अब लोगों को लगता है राजीव गांधी, नहीं, बस यही गलती कर देते हैं। राजीव गांधी दोस्तों जब 1991 में बम ब्लास्ट होता है, जब उनकी मृत्यु होती है, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, उसके पहले वो प्रधानमंत्री थे। और अगर हम बात करें यहां पर इंदिरा गांधी की, तो याद रखेंगे दोस्तों इंदिरा गांधी, यहां बिल्कुल सही जवाब है इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी भी पद पर रहते हुए इनका देहांत हो गया था। कब दोस्तों? तो 1984 ईस्वी में। इन्हीं के देहांत होने के बाद राजीव गांधी चुनाव लड़ते हैं और उनको प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। ठीक है, तो ये सवाल भी याद रखेंगे। कुल 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनका पद पर रहते हुए क्या हो गया है? देहांत हो गया। ठीक है, और ऐसे 2 राष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए देहांत हुआ था, वो दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, उनको भी याद रखेगा। लिख रहा है किनकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? तो सबसे पहले दोस्तों 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय दोस्तों कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे चुना गया? गुलजारी लाल नंदा को। पुनः दोस्तों दूसरी बार, ये तो पहली घटना है, दूसरी बार दोस्तों 1966 ईस्वी की बात है। 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो जाता है, लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो जाता है। तो उसके बाद भी दोस्तों इनको क्या चुना जाता है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो गुलजारी लाल नंदा साहब को 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया, ये आप याद रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री के पहले और लाल बहादुर शास्त्री के बाद, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव का मत प्राप्त करने के पहले ही दोस्तों त्यागपत्र दे दिया था। अभी थोड़ी देर मैंने कहा कि मोरारजी देसाई दोस्तों सबसे पहले त्यागपत्र दिए थे, लेकिन दोस्तों लोकसभा में कोई प्रस्ताव वाली बात नहीं थी। ठीक है, मोरारजी देसाई ने एज यूजुअल दोस्तों अपना त्यागपत्र दिया था। यहां पर पॉइंट देखिएगा क्या लिखा है? लिखा है विश्वास मत प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो अगर विश्वास मत की बात करेगा तो यहां पर चौधरी चरण सिंह का नाम याद रखिएगा। किसका नाम? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह का कैसे याद रखेंगे? लाइन देखिए, ज से जवाहरलाल नेहरू, ल से लाल बहादुर शास्त्री, ई से इंदिरा गांधी। ठीक है, उसके बाद मोचई, मो से मोरारजी देसाई, च से चौधरी चरण सिंह। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह दोस्तों प्रधानमंत्री बने थे। इनके कार्यकाल की बात करें तो जब मोरारजी देसाई ने अपना इस्तीफा दे दिया था 1979 में, तो 79 में इनका चुनाव हुआ था, लेकिन 79 से 80 तक में दोस्तों फिर जाते जाते इन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। और ये तो पहले नंबर पे हो गए। नंबर 2 पर दोस्तों विश्वास मत खाली एक वोट से दोस्तों हार गए थे, मतलब इनको हटना पड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी जी को। किसे दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी जी को दोस्तों केवल एक वोट से दोस्तों यहां हटना पड़ा था। यह घटना है 1996 की। ठीक है, 1996 की घटना है। ठीक है, मई जून की घटना है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। 1996 मई जून की घटना है, तो उस बार इनको भी हटना पड़ा था। तो ये 2 लोग ऐसे हैं जो विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही दोस्तों क्या कर दिया था? इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। लिख रहा कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? ठीक है, कभी दोस्तों उन्होंने संसद गए ही नहीं। ठीक है, ऐसे प्रधानमंत्री थे, मतलब हमको समझ में नहीं आता कि इनका चुनाव क्यों हो गया था जब इनको जाना ही नहीं था संसद। ठीक है, याद रखेंगे। हम बात करें चौधरी चरण सिंह जी का। ठीक है, याद रखेंगे चौधरी चरण सिंह जी की बात करेंगे। अभी हमने पीछे पढ़ा चौधरी चरण सिंह। आप देखो ऐसा काम रहेगा तो सिंपल सी बात है कि विश्वास प्रस्ताव तो पारित ही हो जाएगा। तो 79 से 80 तक दोस्तों ये थे, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा है कि भारत की प्रथम एवं अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन हुई दोस्तों? तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी हुई। कौन हुई दोस्तों? इंदिरा गांधी एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हुई हैं। शुरुआत में दोस्तों 1967 में इन्हें चुना गया था और 67 से लेकर दोस्तों 77 तक। ठीक है, जब दोस्तों ताशकंद
शासन में जाकर के लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है, तब दोस्तों यहां पर है ये इनका चुनाव होता है, याद रखेंगे। और दोबारा दोस्तों ये तो इनका पहला कार्यकाल है, ठीक है, 10 साल का जैसा कार्यकाल है। जो दूसरा कार्यकाल है आपने पढ़ा 1984 में दोस्तों इनका क्या हो जाता है, ठीक है, 1984 में इनका निधन हो जाता है, ठीक है, 80 से 84 लिख दें सीधा, 1980 से 84, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और 1984 में क्या हो जाता है दोस्तों, इंदिरा गांधी का निधन हो जाता है। इनके बाद दोस्तों कौन आते हैं, राजीव गांधी जी आते हैं, ठीक है। लिख रहा है सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने दोस्तों, तो 40 वर्ष उम्र था दोस्तों किसका, राजीव गांधी का, ठीक है, किसका दोस्तों, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। राजीव गांधी का उम्र कितना था, केवल और केवल 40 वर्ष था जब इनको प्रधानमंत्री चुना गया। और इंदिरा गांधी के निधन के बाद तो 84 में आए हैं और 5 साल जोड़ेंगे तो 84 5 89 हो जाएगा, ठीक है। और राजीव गांधी के अगर निधन की बात करेंगे तो इनका निधन कब हुआ था दोस्तों, इनका निधन हुआ था 1991 में, ठीक है, 1991 में इनका निधन हुआ था। समझ में आई बात ना, सब आसान है, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है कुछ, लेकिन आपको समय देकर के पढ़ना पड़ेगा। मैं इतने दिन से लगातार पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप लोग पता नहीं किस दुनिया में बिजी हैं, कहां पे चल रहे हैं कि जीएस की इतनी अच्छी क्लास चल रही है जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे कहां हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। होता है कभी कभी जहां बेहतर क्वालिटी मिलता है तो लोग समझते नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है वे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद ने मतदान द्वारा क्या कर दिया था, अपदस्थ कर दिया था। किसके द्वारा, वोटिंग हुआ था संसद में और अपदस्थ कर दिया गया था। तो याद रखेंगे यहां पर हम नाम लेंगे वीपी सिंह जी का। किसका नाम लेंगे दोस्तों, वीपी सिंह जी का नाम लेंगे। वीपी सिंह जी को अपदस्थ कर दिया गया था संसद में मतदान के द्वारा। मतदान बोले तो वोटिंग करके उनके संसद के अपने लोगों ने, जिन्होंने चुनाव किया था, उन्हीं ने उनको अपदस्थ कर दिया था। ये एक ही बार की घटना दोस्तों, 1989 से 90। याद रखेंगे दोस्तों उस समय राजीव गांधी इनके पहले प्रधानमंत्री थे। आपने पढ़ा राजीव गांधी के बारे में कि राजीव गांधी दोस्तों 84 में बने थे प्रधानमंत्री, 84 से लेकर 89 तक थे, ठीक है। और बाद में राजीव गांधी के बाद ये आ जाते हैं दोस्तों वीपी सिंह। तो दोस्तों इनका जो है हार हो जाता है, ठीक है। हार क्या हो जाता है कि संसद के अपने लोग ही वोटिंग करके इन्हें हटा देते हैं। कौन से प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, जब उन्हें चुना गया तो किसी के मेंबर ही नहीं थे दोस्तों। ये कौन से थे, तो याद रखेंगे हम बात करेंगे पीवी नरसिम्हा राव का, ठीक है। किसकी बात करेंगे, पीवी नरसिम्हा राव की बात करेंगे। आप जानते हैं पीवी नरसिम्हा राव ये पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे। क्या थे दोस्तों, पहले दक्षिण भारतीय पीएम थे। ये भी याद रखेंगे दोस्तों, दक्षिण भारत के पहले पीएम चुने गए थे, ठीक है। दक्षिण भारत से पहले पीएम चुने गए थे। कब से कब तक के लिए, तो 1991 से लेकर 96 तक के लिए, ठीक है। 1991 से लेकर के 96 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है। कौन से प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य थे, विधानसभा की बात कर रहा दोस्तों, ये विधानसभा के मेंबर रहे हैं। तो हरदनहल्ली देवगौड़ा, जिन्हें हम एचडी देवगौड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, हरदनहल्ली देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा, ठीक है, एचडी देवगौड़ा की बात करेंगे। तो दोस्तों ये जब चुने गए थे उस समय विधानसभा के मेंबर थे। और पीवी नरसिम्हा राव के बाद इनका चुनाव हुआ है 1996 से 97, ठीक है, 96 से 97, ठीक है। इसी बीच में दोस्तों, बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए हैं, फिर हटे हैं, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी आएंगे, तो 2004 तक दोस्तों प्रधानमंत्री रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिया, ठीक है। वो कौन सा दल था दोस्तों जिसने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिया, तो जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है। जनता पार्टी की दोस्तों सरकार रही है, इसने 2 प्रधानमंत्री दिया है। एक तो वही एचडी देवगौड़ा जी हैं, एचडी देवगौड़ा जी हैं। आपने पढ़ा एचडी देवगौड़ा का कार्यकाल जो था दोस्तों वो 96 से 97 रहा, ठीक है। और दूसरे बात कौन आता दोस्तों, आई के गुजराल। कौन है दोस्तों, आई के गुजराल, ठीक है, आई के गुजराल साहब, ठीक है। तो ये दोस्तों जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये भी, ये 97 तक थे, ये 97 से 98 तक, ठीक है, 97 से 98। इसी बीच में दोस्तों हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करेंगे, लेकिन जब हम कार्यकाल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, वहां हम सीक्वेंस एकदम बात करेंगे, ठीक है। आगे लिख रहा है 1966-67 की बात कर रहा है में राज्यसभा का कौन सा सदस्य दोस्तों प्रधानमंत्री बना था। तो 66-67 की बात करें तो एक तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा आए थे और इंदिरा गांधी जी दोस्तों बाद में आ जाती हैं। वैसे इस समय मुझे लगता है 66-67 नहीं करना दोस्तों, यहां 77 करना है, ठीक है, यहां 77 करिएगा, ठीक है, क्योंकि पूरे लंबे समय के लिए थी ये प्रधानमंत्री। तो इंदिरा गांधी याद रखेगा, इंदिरा गांधी दोस्तों राज्यसभा से आई हुई थी, ये भी याद रखेंगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2004 में राज्यसभा के कौन से सदस्य प्रधानमंत्री बने थे, तो याद रखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह याद रखेंगे। मनमोहन सिंह जो थे दोस्तों ये पहले सिख प्रधानमंत्री थे, ठीक है, पहले सिख
पीएम चुने गए थे, याद रखेंगे, और इनका 2 कार्यकाल चला, ठीक है। मनमोहन सिंह जी का कितना कार्यकाल चला है? कुल 2 कार्यकाल चला है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप हमारी क्लास के साथ जुड़े रहेंगे ना, तो एक एक टॉपिक पर हम ऐसे ही चर्चा करते, कहीं कुछ छूटेगा नहीं। बस आप क्लास में बने रहिए, डेली पढ़ते रहिए। देखिए सुबह के 10 बजे ये वीडियो आता ही आता है, कोई संडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई वेकेशन, कोई फेस्टिवल नहीं, डेली दोस्तों ये वीडियो मिलता है। हो सकता है कभी कभार जो है बंक हो गई हो क्लास, नहीं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि कभी क्लास ना बंक हो, आपको रेगुलर चीजें मिलती रहे, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें भी आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं चीजें अच्छी लगी होंगी। एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ये आपसे निवेदन है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास रिमोट आ गया है, इसलिए मुझे जाने की जरूरत नहीं, तो यहीं से आपको धन्यवाद कर लूंगा और यहीं से मैं आपको जय हिंद भी करता हूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।